आप देख रहे हैं मातृभूमि में, आपके साथ शोभना यादव। मुंबई में आतंकवादी की कब्र को लेकर कोहराम मचा हुआ है। इसी से जुड़ी इस समय की एक बड़ी खबर आपको पहले बता दें। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को बड़ा कब्रिस्तान में जाने से रोका गया है। हालांकि किरीट सोमैया का कहना है कि अंदर किसी का अंतिम संस्कार चल रहा है और वहां किसी को कोई परेशानी ना हो, इस वजह से वो अंदर नहीं गए। किरीट सोमैया के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों से विवाद की पूरी जानकारी ले ली है। तो किरीट सोमैया जाना चाहते थे कब्रिस्तान में अंदर, लेकिन फिलहाल उनको बाहर रोक दिया गया है। आतंकी का स्मारक बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये किरीट सोमैया का बयान। मुंबई में आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को लेकर ये पूरा विवाद है। तो मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर लाइटिंग को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। अब किरीट सोमैया अंदर जाना चाहते थे कब्रिस्तान में, अब वो ये कह रहे हैं कि वो खुद अंदर नहीं गए। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उनको रोका गया बाहर, लेकिन किरीट सोमैया का कहना है, बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, कि मैं खुद अंदर नहीं गया। बड़ा कब्रस्तान येथे मी आलो, मला विषय समजून घ्यायचा होता। कब्रस्तानचे अधिकारी आणि पोलीस, माझं फोनवर पण बोलणं झालं होतं संबंधितांशी। आता प्रत्यक्ष आल्यानंतरही त्यांनी सांगितलं मला की परिवाराला धार्मिक दृष्टीने जे काय करायचं असेल ते आम्ही सूट देत असतो। याकूब मेमनचं स्मारक बनू शकत नाही हे त्यांनीही मान्य केलं आहे। राहिली गोष्ट तिथे तो अब एक आतंकवादी की कब्र को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ गया है, उसी पर रहेगी हमारी ये बड़ी कवरेज। तमाम जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आतंक के सफेद पोश स्लीपर सेल कौन है, बड़ा सवाल। मातृभूमि में आज बात देश में रह रहे आतंक के उन सफेद पोशों की करेंगे जो देश की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, जिन्हें देश से ज्यादा दहशतगर्दों से प्यार है। सबसे पहले ये पूरा मामला आप समझिए। मुंबई में आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को मजार की शक्ल देने पर विवाद खड़ा हो गया है। हम आपको याद दिला दें कि याकूब मेमन 1993 के मुंबई बम धमाकों का दोषी है। उसे 2015 में फांसी दी गई थी। उसे मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी कब्र को मार्बल का बना दिया गया और इसके बाद वहां पर अच्छी सी लाइटिंग की गई और फूलों से सजाया गया। बीजेपी नेताओं समेत कई पार्टियों के नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। इसके बाद एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आज सुबह मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची उस कब्रिस्तान में और कब्र की साज सज्जा और लाइटिंग को हटा दिया गया। तो यही पूरा विवाद है। याकूब मेमन की कब्र पर सजावट को लेकर विवाद तो होना ही था। बीजेपी का कहना है कि यह सजावट उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के वक्त हुई थी। इसे लेकर उद्धव ठाकरे को जवाब देना चाहिए। उन आरोपी है उनको देखना चाहिए, उनको तुरंत ढूंढ के निकालना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा इस महाराष्ट्र की धरती पर जो हमारे हिंदुत्व और संस्कृति की धरती है, हमारे मुंबई को जिन्होंने छलनी करने की कोशिश की, हमारे मुंबई को जिन्होंने मारने की कोशिश की, हमारे कितने लोग उसमें शहीद हुए। इसमें ऐसी घटना में सरकार क्यों चुप बैठी? इस प्रकार से घटना इस महाराष्ट्र में होती है तो उसके लिए जवाबदार मुख्यमंत्री होते हैं। उनको ब्रीफिंग होती है रोज की ऐसी घटना हो रही महाराष्ट्र में, तो पुलिस ने निश्चित ब्रीफिंग की होगी, उनको बताया होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। याकूब मेमन की कब्रों को हम सौंदर्यीकरण करने के लिए लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वैसे समय वो चुप बैठे। और उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगे, महाराष्ट्र की जनता को बताए हो कि हाँ मैंने मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है वो मेरे पास रहे, इसलिए हमने ये कॉम्प्रोमाइज की है। और बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खतीब साहब का कहना है कि लाइटिंग शबे बारात के मौके पर की गई थी, इस पर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। न्यूज चली है, ये इस न्यूज के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी।
और मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाने को लेकर चल रहे विवाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता मुस्तफा कमाल के बेतुके बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि मुस्तफा कमाल पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई हैं। मुस्तफा कमाल का कहना है कि कश्मीर में भी लोग आतंकवादियों की कब्र सजाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं दिख रही है उनको। किसी मकसद के लिए जान देने वाले बहादुर होते हैं, ये कह रहे हैं। सुनिए आप। यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीक़ेकार इनको ज़िंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है। उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप? इसी तरह बॉम्बे में भी है। छोटी बात नहीं है। चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है। ये मर्द ही दे सकता है जान। लोगों को अगर ये एहसास हो गया है कि इसको जो मारा गया है गलत मारा गया है, इसीलिए कुदरती बात है वो एक दिली रिश्ता पैदा हो जाता है। कोई आदमी किसी के लिए जान दे, सबसे कीमती चीज़ जो है वो जान है, और जो जान का नजराना देता है किसी मकसद के लिए, चाहे उसको मकसद सही हो और गलत हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तो सुन लिया आपने। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद है। राम कदम साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आनंद दुबे नेता हैं शिवसेना के। फिरोज बख्श साहब पूर्व चांसलर हैं और आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय के। अतीकुर रहमान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो ये सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। चर्चा होगी कि एक आतंकवादी की कब्र का जो गुणगान किया जा रहा है, उसकी कुर्बानी का जो जिक्र किया जा रहा है, वो कितना सही कितना गलत है। आतंक के सफेद पोश स्लीपर सेल कौन है, इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। राम कदम प्रवक्ता बीजेपी के, आनंद दुबे नेता शिवसेना के, फिरोज बख्श साहब पूर्व चांसलर आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय के, अतीकुर रहमान साहब राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले राम कदम जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि याकूब मेमन की कब्र को अगर सजाया गया है तो उसमें उसके पीछे सीधे सीधे उद्धव सरकार है, ये कैसे आपको दिख रहा है? जबकि वहां पर जो लोग काम करते हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी कब्र को अपने ऊपर अगर आपको पत्थर लगाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए पैसे दीजिए, और वो कई कब्रों पर वहां पर हुआ है। ये पूरी जानकारी वो नहीं दे रहे हैं, तो बचाव कर रहे हैं सारे षड्यंत्र का, सारी साजिश का। अब याकूब कोई शहीद नहीं है, ना ही कोई पीर बाबा है कि जिसकी कब्र को मजार बनाया जाए। और ये रातों रात वहां पे मार्बल नहीं आया, रातों रात वहां पे एलईडी लाइट लगना, वहां पे सिक्योरिटी देना, ये सारी बातें क्या दर्शाती है? और ये होता कब है? जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे हैं, उनके अगुवाई में होता है। और आपको पता है कि हर मुख्यमंत्री को एक बड़े आईजी लेवल का एक बड़ा अफसर सुबह शाम रिपोर्टिंग करते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, प्रांत की क्या जानकारी है। तब इस प्रकार की जानकारी आने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी ने क्यों नहीं रोका? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है याकूब मेमन, जिसने मुंबई के बम कांड में जो पाकिस्तान के इशारे पे हुआ, इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई मुस्लिम भाइयों ने जान गंवाई है। क्या जवाब है उनके पास? और वहां के लोग इसका जवाब ले लेती हूँ। आनंद दुबे साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है शिवसेना के। आती हूँ राम कदम जी, बड़ा आरोप आपने उद्धव सरकार के ऊपर लगाया है, जवाब लेना जरूरी है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल साहब जो कह रहे हैं कि किसी भी पर्पस के लिए अगर जान दी जाए तो वो बड़ी बात होती है, वो कोई छोटा मोटा कुर्बानी नहीं होती है। एक आतंकवादी की मौत को, एक आतंकवादी के काम को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आनंद दुबे साहब पहले आप जवाब दीजिए। उद्धव सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप राम कदम जी बीजेपी लगा रही है। देखिए शोभना जी, ऐसा है कि राजनीति का स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। आमने सामने की लड़ाई न लड़के पीछे से हमें बदनाम करने की एक नाकामयाब कोशिश जारी है। अब आप सोचिए कि 2015 में याकूब को फांसी होती है। 2014 से पहले की प्रथा रही है कि अगर किसी आतंकवादी को फांसी होती है तो उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को न देकर सरकार उसको खुद ब्लास्ट कर देती है, समुद्र में फेंक देती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं। लेकिन 2015 में दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, वो डेड बॉडी परिवार को पहले दिया क्यों? पहली बात। दूसरी बात,
सबसे महत्वपूर्ण कि जिस इसकी बात हो रही है, चबूतरे की बात हो रही है कि उसका मजार का रूप दिया गया, वो 5 साल पहले का बनाया, ऐसा वहां का प्रबंधक कह रहा है। तीसरी बात लाइट की बात है, वो कह रहा है कि बड़ी रात कोई होती है शबे बारात की, उस दिन वो हमने लाइट लगाई थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं शोभना जी, राम कदम साहब के लिए मुझे एक बात बताइए, इसमें उद्धव ठाकरे जी कहां से आ गए? इसमें महाविकास आघाड़ी सरकार कहां से आ गई? इसमें शिवसेना कहां से आ गई? ये देखिए शोभना जी, देश की जनता अब सब समझने लगी है, वो देख रही है। आप बार बार हमको हिंदू विरोधी क्यों साबित करना चाहते हैं? हम पहले कह चुके हैं कि याकूब मेमन एक आतंकवादी है, उसे फांसी हुई है। मैं छोटा सा करेक्शन करूंगी। आनंद दुबे जी, मैंने सुन लिया आपकी बात। रामकदम से जो आपने सवाल पूछा है रामकदम जी से, वो भी मैं उनके पास जाऊंगी। आपने जो ये कहा कि आतंकवादी या इस तरीके के लोग जिनको फांसी की सजा होती है, उनके शव को ब्लास्ट कर दिया जाता है तो समुद्र में फेंक दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये अमेरिका ने जरूर किया था, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। शव जो होता है वो परिवार को ही सौंपा जाता है, वो चाहे किसी का भी हो, उसके ऊपर कोई भी दोष साबित होता हो। नहीं अब हाँ ठीक है एक मिनट ठीक है, उसके परिवार को सौंपा। लेकिन मैं आपसे, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं बीजेपी से, इसमें उद्धव ठाकरे जी कहां से आ गए? महाविकास रामकदम जी जवाब दीजिए। 5 साल पहले, छोटा सा जवाब, उसके बाद मेरे साथ 2 और मेहमान हैं। 5 साल पहले कह रहे हैं कि ये जो कब्र है इसको मजार बना दिया गया था, आपने परिवार को सौंप दिया था। सारी बातें यहाँ पर झुटलाने वाली बातें की जा रही है। जैसा शव का तो आपने उन्हें समझाया। दूसरा बता दो, मुख्यमंत्री पद पर अगर उद्धव ठाकरे जी विराजमान है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद पर क्या गोटियां खेलने के लिए बैठे हैं? जब किसी आतंकवादी के कब्र को मजार का रूप दिया जाएगा तो क्या मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा? ठीक है, यानी इन्हें पद पे बैठना पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेगी। ऐसे नहीं होता आनंद जी। उद्धव जी को देश की माफी मांगनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। ठीक है, जिस परिवार ने अपने परिजन को शहीद करके खोया है, किसी आतंकवादी के साथ लड़ते समय गोलियां झेली है, उस शहीद परिवार को आज क्या लगता होगा यहाँ पे एक आतंकवादी का महिमा मंडन हो रहा है। फिरोज भट्ट साहब का मैं रुख करूंगी। ठीक है रामकदम जी, आऊंगी मैं। आनंद दुबे जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी। फिरोज, 2 और मेहमान मेरे साथ है। फिरोज भट्ट साहब, एक कब्र को मजार में तब्दील करने का आरोप लगाया जा रहा है। मैंने कभी नहीं सुना, मैं खुद मेरी तालीम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, कि किसी कब्र के ऊपर लाइट लगाई जाए। तो ये तो कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है ना, चाहे किसी के भी द्वारा की जा रही हो। गलत तो गलत है ना। देखिए शोभना साहिबा, चूंकि इस प्रोग्राम का टाइटल मातृभूमि है तो मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा कि हम जब इस दुनिया से जुदा होते हैं, मेरा मतलब है मुस्लिम, तो अपनी मातृभूमि में, अपनी मिट्टी में मिल जाते हैं, उस पर हमें फ़ख्र है। ठीक है, और ये तो खैर आतंकवादी थे। अगर मज़ार ग्लोरीफाई किया जाए तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का किया जाए, लांस नायक का अब्दुल हमीद का किया जाए कि जिन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को रौंदा था, वो तो समझ में आती है बात। ठीक है, लेकिन इस्लामी जो सिस्टम है उसमें किसी भी मज़ार को आप पक्का नहीं कर सकते, ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, पत्थर नहीं लगा सकते उस पर। जो लोग लगाते हैं ठीक है, वो जाने, अल्लाह मियाँ जाने, लेकिन ये चीज़ जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। या उसमें लाइटें लगाई जाएं। हाँ, अगर आप लाइटें लगा रहे हैं तो ठीक है, पूरे कब्रिस्तान में लाइटें लगाइए कि रात को अगर कोई जाता है वहाँ डरे नहीं। के जो नेता कह रहे हैं कि जान जो है वो सबसे ज्यादा कीमती होती है, चाहे वो किसी भी पर्पस से दी जाए, चाहे जान लेने वाला जो है उसको भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए इन नेताओं? ऐसा है, मैं आपको बताऊं मिस यादव, मैं इनकी बात पे हंसूं या रोऊं ये मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बिल्कुल लंपटवाद की बात है। चंदू खाने की जो राजनीति है वहाँ से निकाल के लाएं। अरे आप एक आतंकवादी को ग्लोरीफाई करेंगे? ठीक है, मेरे समझ, देखिए आतंकवादी का तो वो मकाम है, पाकिस्तानी आतंकवादी जब हमारे कश्मीर में आता है उसको मार दिया जाता है, तो पाकिस्तान को जब दिया जाता है उसका बॉडी, वो कहते हैं हम नहीं ले रहे हैं, हम आतंकवादी को, चूँकि घोषित हो गया ना आतंकवादी, उसको हम अपने वतन में कब्र की जगह नहीं देंगे, तो वहीं हिंदुस्तान में कहीं उसको दफना दिया जाता है। तो आतंकवादी का तो यह है कि जहां से आता है, जिस जमीन से आता है, चाहे पाकिस्तान हो या भारत का जो कश्मीर ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तान ने, वो मतलब आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी, अतिकुर रहमान साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि जान किसी भी पर्पस से दी जाए वो बड़ी बात होती है, चाहे वो जान लेने वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे उसने कितने भी आतंकवादी निशाने साध कर मासूमों की जान क्यों ना ली हो। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और ये जो नया विवाद अब खड़ा हो गया याकूब मेमन की कब्र को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
शोभना जी, ऐसी सोच रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की सिर्फ एक ही जगह हो सकती है और वो है जेल के पीछे, क्योंकि ये आईपीसी सेक्शंस का वायलेशन है कि आप उन लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, युवाओं को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप जान दीजिए और उसका मकसद कोई नेगेटिव होगा तो भी चलेगा। ये कोई मानने वाली बात नहीं है। अलबत्ता ये डिबेट का जो मुख्य हमारा ये उद्देश्य है ये इतना ही होना चाहिए। शोभना जी देखिए, इसको समझने से पहले जो बीजेपी और शिवसेना बिला वजह के शिवसेना के ऊपर आरोप लगाए जा रहे बेबुनियाद हैं। मेन जो स्टेटमेंट आया है वहां के ट्रस्टी का, उसको आपको मानना होगा। और मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, जो ये बड़ा कब्रिस्तान है, इस बड़े कब्रिस्तान में जितनी भी कब्रें हैं वो सब इक्वल हैं। किसी को कोई ऐसा स्टेटस हासिल नहीं है कि ये कोई नेता हो या कोई ये बड़ा आदमी हो या ये पैसे वाला हो। और कब्रिस्तानों में ये हुआ करता होगा, लेकिन बड़ा कब्रिस्तान क्योंकि जामे मस्जिद के ट्रस्ट में चलता है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग इसके मुस्लिम ट्रस्टीज हैं, ये इन चीजों को कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। लाइटिंग वगैरह जो कब्रिस्तान में आम तौर पे होती है। और फिरोज बख्श साहब ने जो बताया कि जो मजार का जो ये है कॉन्सेप्ट है, ये तो इस्लाम में बिल्कुल कतई जायज नहीं है। किसी कब्र को भी मार्बल लगा के या शोबाजी करके या और कब्रों के मुकाबले में कोई एक ऐसा स्टेटस देना, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस सजा के तहत याकूब मेमन को सजा दी है उसमें तो ये जरा भी जायज नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपकी इसके अंदर मैं जोड़ना चाहूंगा, बड़ा कब्रिस्तान के अंदर शोभना जी एक ऐसा सेक्शन है जो एनोनिमस कब्रें हैं, वहां पर एक्सीडेंट्स के अंदर और दूसरे तरीके से जो मौत हो जाती है, मुंबई पुलिस और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन लोगों को यहां पर लाके दफनाते हैं। और एनोनिमस एक एरिया है जिसको नहीं मालूम कि ये कौन थे। जुमा के दिन हम जब फातिहा पढ़ने जाते हैं उन कब्रों के ऊपर, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा एक बात और ऐड कर दूं, एनोनिमस कब्रों के ऊपर। आतिक साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। जो बकवास मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की है, माफ़ कीजिए लफ्ज़ बकवास इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि उनको जेल के पीछे होना चाहिए। वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं जिसको हिंदुस्तान के कानून ने ये साबित कर दिया, और इस्लाम का कानून भी यही कहता है कि अगर कोई किसी मासूम की जान लेता है तो मान लो कि उसने पूरी दुनिया की जान ले ली। तो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। ठीक है, मैं राम कदम जी का रुख करना चाहती हूँ। अब तो सत्ता पे आप काबिज हैं राम कदम जी, अगर याकूब मेमन की कब्र को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, पत्थर लगाया जा रहा है जो इस्लाम में भी गैर वाजिब है, तो फिर तो आपको काम करना है ना। अब आगे अब आरोप प्रत्यारोप से तो काम चलेगा नहीं, एक्शन लीजिए। नहीं, सबसे आरंभ में यहाँ पर ये दोनों जो मुस्लिम भाई हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। दोनों भी बधाई के पात्र हैं। जब राष्ट्र की बात आती है तब हम सारे लोग एक हैं, और इसी प्रकार का एक जज्बा हमने दिखाना चाहिए जो दोनों ने दिखा। दोनों की बातें सुन करके मैं व्यक्तिशः बहुत प्रभावित हूँ। ये किसी धर्म के खिलाफ या जाति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। और रहा सवाल, सरकार बदली है, उद्धव ठाकरे इन बातों का समर्थन करते थे, आतंकवादियों का महिमा मंडप उनके कार्यकाल में हुआ, पर अब महाराष्ट्र में बदली ये जो इतना बड़ा आरोप लग रहा है, इसका आधार क्या है राम कदम जी? ये जो इतना बड़ा आरोप आप उद्धव ठाकरे सरकार पर लगा रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ देते थे, ये क्या कोई आप ऐसा कोई इंस्टेंस बताएंगे? यदि मैं आपको बता दूं, यदि अगर आपने मेरे ट्वीट देखे होंगे तो बिफोर आफ्टर से लेकर के सारे वीडियो तो मैंने ट्वीट किए हैं, और ये सारा का सारा वाकया, ये सारा महिमा मंडप जब उद्धव ठाकरे के घर से ये 1 किलोमीटर दूरी पर है, ये बहुत लंबी बात नहीं है, मंत्रालय से करीब लग करके है, और वे मुख्यमंत्री थे तो उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। यह विषय दल के ऊपर उठ करके है कि राष्ट्रभक्ति का विषय, ये माँ भारती का विषय है, ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन मुल्क के इशारे पर काम करने वाला शोभना जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा, समर्थन कतई नहीं हो सकता। उद्धव पहले ठाकरे कार्यकाल आनंद दुबे से जवाब ले लेते हैं। अब मैं पूरा कर दूं। हाँ, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। कार्यकाल में हमारे कार्यकाल में इस प्रकार की बातें हम कतई नहीं उसको सहमत होंगे। लाइटें उखाड़ करके फेंक दी गई है। यहाँ पर होगा, यहाँ पे महिमा मंडन होगा, कोई शहीद है उसका होगा, ठीक है, कोई पीर बाबा है उसका होगा। बिल्कुल ठीक है। आनंद दुबे साहब जवाब दीजिए, बड़ा आरोप राम कदम जी ने आपके ऊपर लगा दिया है, उसका कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राम कदम जी। जी आनंद जी। शोभना जी,
शोभना जी, राम कदम भाई एक गंभीर नेता हैं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि वो एक ट्वीट करके एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसके चरित्र का हनन कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। जब न उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी वहां, न तो उद्धव ठाकरे जी का वहां मजार से कोई लेना देना था। बार बार उनका नाम लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करके राजनीति में इतना हल्कापन अच्छा नहीं है। राम भाई, आज आप सत्ता में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में है। मैं एबीपी चैनल के माध्यम से आपको चैलेंज करता हूं, जांच कराइए। आप जांच कराइए 24 घंटे के अंदर, और अगर हम दोषी हैं, जो सजा देश की जनता देगी हम मानेंगे। लेकिन अगर हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा वहां कोई उठना बैठना नहीं है, हमें वहां के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, वहां की गतिविधि क्या हो रही है, मैनेजमेंट जा रही है, तब बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आऊंगी आप दोनों के पास, मैं आऊंगी। बड़ी बात कह रहे हैं दुबे साहब, और वो ये कह रहे हैं कि जांच कराइए, जांच में हम आपका साथ देंगे। आतंक के सफेद पोश स्लीपर कौन है, इसी पर चल रही है चर्चा। और आप जानते ही हैं कि याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने का आरोप लगातार बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। वहां सियासत चली रही है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल साहब ने बयान दे दिया है कि जान का नजराना किसी भी मकसद से किया जाए उसको वो बड़ा मानते हैं। यानी आतंकवादियों को कुल मिलाकर ग्लोरीफाई करने का काम बखूबी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। राम कदम साहब, आनंद दुबे जी ने कहा कि आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप किसी भी प्रकार की जांच को आगे बढ़ाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। तो अब तो शिवसेना आपके साथ है, उद्धव जी आपके साथ है, शिवसेना तो पहले से ही आपके साथ है। हालांकि ये तय नहीं हुआ है शिवसेना किसकी है। देखिए, इन्हें हम शिवसेना नहीं मानते, ये याकूब बचाव सेना है। और ये इस बात को भूल गए कि याकूब को फांसी मत दो बोलने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री उद्धव ठाकरे जी ने बनाया। तो इनका ये जो दोगला रूप है ना, जब ये उसकी कबर को मजार बनाने की सारा काम हुआ, उससे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। इन्हें पद पे बैठना है पर किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी, इस कारण अब ये याकूब बचाव सेना हुई। तो ये दल के ऊपर उठकर के विषय है। लीजिए, इस देश में कोई भी आतंकवादी के साथ खड़ा होगा उसके खिलाफ शोभना जी, आपके व्यूअर्स को गुमराह किया जा रहा है। दिए गए हैं, सुन लेते हैं राम कदम जी। शोभना जी, मेरी बात सुनिए, पूरी हो जाने दीजिए बात। शोभना जी, देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके पूर्व ही इसके जांच के आदेश दिए हैं। याकूब बचाव सेना के नेताओं को शायद नहीं पता होगा, अब उनके पास कोई इसका बचाव करने के लिए कोई दलील नहीं। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब आइए, बातें सामने आज माफी ना अंतिम 10 लाइन देना, 10 सेकंड। ठीक है, उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी, शरद पवार जी ने सभी देश के शहीदों की माफी मांगनी होगी कि उन शहीदों ने आतंकवादियों की गोलियां झेली है इस मां भारती के लिए। आज क्या लगता होगा उन्हें कि उन शहीदों की कब्र को मजार बनाओ, देश स्वागत करेगा। अतिकुर रहमान साहब आइए, हो गया राम कदम जी, सुन लिया, ठीक है, उसका स्वागत नहीं हो सकता। शोभना जी, अतिकुर रहमान, शोभना जी, मैं आग्रह करूंगा राम कदम जी से इसको पॉलिटिसाइज ना करें। कोई मजार नहीं है वहां पर, कोई मजार कभी भी नहीं बनेगी याकूब मेमन की। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है राम कदम जी कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में भी है और आपकी सरकार सेंटर में भी है। जो मुख्य आरोपी था 93 बॉम्ब ब्लास्ट का, टाइगर मेमन, अभी भी फरार है। जब तक कि वो टाइगर मेमन को आप फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाते हैं, मुंबईकर्स ने जो झेला है, जो आज तक झेल रहे हैं, जो आतंकवाद की स्लीपर सेल की बात हो रही है, उसको आप बंद नहीं कर पाएंगे। आपको टाइगर मेमन को सजा देना पड़ेगी। आपका केंद्र बिंदु टाइगर मेमन होना चाहिए, याकूब मेमन की मजार नहीं है। दाऊद इब्राहिम भी नहीं पकड़ा गया है। मैं फिरोज साहब आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक दलों के द्वारा सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, कब्र और मजार की राजनीति की जा रही है, या सच में ऐसे लोग इस देश की धरती पर बैठे हुए हैं जो इस तरीके से आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं और देश को कमजोर करते हैं? शोभना जी, मुबारकबाद, आपका जो सवाल है बैंग ऑन टारगेट है, सेंसिटिव है, लेकिन इसका जवाब दूंगा। देखिए, दो कदावर और बहुत ही भारी भरकम वजनदार नेता बैठे हैं, दुबे जी भी हैं, राम कदम भी हैं, अलग अलग पार्टी से हैं। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू नॉट हॉबनॉब, टर्न इट इनटू अ पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग। इसको पॉलिटिकल फुटबॉल में तब्दील ना करें।
जो कानून कहता है उसके हिसाब से दोनों पार्टीज मिलके बैठें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर शिवसेना ऑपोजिशन में है तो हमेशा मुखालिफत करे बीजेपी की, मिलके करिए इस काम को। दूसरी मैं सलाह देना चाहूँगा, जो मेमन का ख़ानदान है, देखिए इसको ग्लोरीफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ कब्र जो है कच्ची जो है वही रहती है, क़यामत तक हज़ारों मुर्दे एक एक कब्र से उठने हैं, तो इसको पक्का ना करिए। और अगर आप ठीक है, मेमन आपके ख़ानदान के हैं, वो दुआ कीजिए, कुरान पढ़िए कि उनकी मग़फ़िरत हो, ही शुड बी रिडीम्ड, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे। सही तरीक़ा ये है, क्योंकि ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है कि उस पर पत्थर लगाएं, और पत्थर लगाना इसलिए भी गुनाह है, जैसे मैंने कहा, अगर आप ये इसको पक्का कर देंगे तो अगर किसी और को दफनाना होगा अपने नियर एंड डियर वन को, जगह नहीं मिलेगी। इसको पॉलिटिकल। और आखिर में कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपने हिंदू मुस्लिम का कहा है, देखिए हिंदू मुस्लिम के टोन और टेन्यूर से उठना चाहिए। हिंदुस्तान, मैं कहना चाहूँगा तमाम मुस्लिम भाइयों से कि हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए सबसे बेहतर मुल्क हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है। और आखिर में एक शेर आप सबके लिए, ख़ास तौर से दुबे जी और राम कदम जी के लिए, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। वी आर ऑल इंडियंस, घर से बाहर आते हैं ना, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जीव हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही थी राम कदम साहब शुरू में, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें भारत माता के लिए जो करना है सब उसी के लिए, उसी पर निछावर होना है, फोकस वहीं रहना है, फोकस नहीं बिगड़ना है। ठीक है आनंद दुबे जी, माफ़ कीजिएगा, हाँ आनंद दुबे जी, आपका रुख करना चाहूँगी। अब राम कदम जी ने ये बड़ी जानकारी दे दी है कि फडणवीस साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सरकार का साथ देंगे, या फिर यहाँ पर राजनीति होती रहेगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। शोभना जी, राजनीति किसने की? हमने कहा कि राम कदम जी ने सुबह एक ट्वीट किया है, कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं, हमें बदनाम करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। उनसे पूछिए, हम तो कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे। किसी भी जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा, हमारी सरकार तैयार है। लेकिन आप किसी के ऊपर इतना बड़ा कालिक पोत देंगे कि वो आतंकवादियों का समर्थन करता है, वो हिंदू विरोधी है, वो आतंकवादियों के मित्रों द्वारा मिला जुला है, तो आप सोचिए ना कि कितना बड़ा आरोप होता है। कोई व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई सरकार जिससे इसका कोई लेना देना नहीं, आपने एक ट्वीट करके इतना बड़ा इशू बना दिया इस देश में। ठीक है, मुझे दिक्कत यहाँ है कि राजनीति की शुरुआत कर कौन रहा है? राम कदम जी, अभी तक तो शिवसेना और आप भाई भाई थे, जैसे ही शिवसेना महागाड़ी का हिस्सा बनी तो वो आतंकवादियों की साथी हो गई। अभी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे, आधी से ज्यादा शिवसेना तो आपके साथ आ ही गई है, 3/4, अब हो सकता है उद्धव ठाकरे भी कल आपके साथ दिखे, तो फिर क्या एकदम पाक साफ हो जाएंगे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस तरीके का जो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, कोई ऐसा सब्सटेंशियल चीज तो पेश कीजिए ना हमारे दर्शकों के लिए। याकूब मेमन आतंकवादी को फांसी मत दो बोलने वाले को उद्धव ठाकरे जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके आंखों के सामने उनके घर के और दफ्तर के 1 किलोमीटर दूरी पर कब्र की मजार बनती है आतंकवादी के पास। इसके आगे क्या चाहिए आपको? ये सारे जवाब तरीके से नहीं है। राम कदम जी, एक्शन लीजिए मुस्तफा कमाल के खिलाफ जिन्होंने ग्लोरीफाई किया है एक कातिल को। शोभना जी, क्या आपकी सरकार मुस्तफा कमाल को जेल में डालेगी? कोई मजार नहीं बनी है राम कदम जी, कोई मजार नहीं बनी है। बात पूरी कर लेने दीजिए। क्या है, याकूब मेमन बचाओ सेना, ये पूरी तरह से इनका दागी चेहरा देश के सामने आया है। इन्होंने क्यों बनाया याकूब मेमन को फांसी मत दो बोलने वालों को कैबिनेट मंत्री? मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं है? ठीक है, अब याकूब मेमन बचाओ सेना, मेरे पास वक्त इतना ही है राम कदम जी। आनंद दुबे जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए, 10 सेकंड बस मेरे को। जिस पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं, 15 दिन पहले बीजेपी के एक नेता ने उसी पूर्व मंत्री को अपनी गाड़ी में बिठाकर देवेंद्र फडणवीस आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अजमल कसाब की बॉडी को तो पाकिस्तान ने मेरा सभी नेताओं से यही कहना है, राम कदम जी जांच कराइए। सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आपके बैठे हुए कुर्सी पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करके उनका साथ दे दे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस समय मातृभूमि में एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। एनआईए को चकमा देने वाला बिहार का फुलवारी शरीफ केस का आरोपी शमीम अख्तर एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद हुआ है। शमीम अख्तर मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। शमीम फिलहाल
एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है। आज उसके घर पर एनआईए टीम की जब छापेमारी हुई उस समय शमीम अख्तर घर पर मौजूद नहीं था। शमीम का कहना है कि उस पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी अतर परवेज के साथ शमीम अख्तर का फोटो वायरल हुआ था। तो सुबह घर पर नहीं मिला था शमीम अख्तर। एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, ये शमीम अख्तर का कहना है। प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, फुलवारी शरीफ केस में एनआईए पूरा एक्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन अतर परवेज के साथ जिस शमीम अख्तर का फोटो वायरल हुआ था वो ये कह रहा है कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना, ये सबसे बड़ी खबर ये है कि आज सुबह में एनआईए की टीम शमीम अख्तर के घर पर पहुंचती है, लेकिन वो नहीं मिलता है और वो उसके घर तलाशी ली जाती है। उसके भाई को साथ लेकर के पुलिस एनआईए जाती है थाने पर और सर्च वारंट वगैरह सब कुछ दिया जाता है। जो भी उनके पास से बरामद किया जाता है सीजर लिस्ट भी दे दिया जाता है। लेकिन बाद में जैसे ही वहां से एनआईए की टीम जाती है, शमीम अख्तर कैमरे पर आ जाते हैं और पूरे आरोपों पर एक एक कर जवाब देते हैं। तो जाहिर है कि दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या शमीम अख्तर को पहले से ही ये जानकारी मिल चुकी थी कि एनआईए की टीम आने वाली है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय पुलिस को लेकर एनआईए की टीम वहां पहुंची थी। क्या किसी ने उसको खबर दे दी थी कि वो पुलिस एनआईए की टीम आने वाली है और इसलिए वो सुबह 6:30 बजे से पहले ही वो निकल गया था? और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वो पूरी बातें कह रहा है, इससे ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं से भी उसको खौफ है या एनआईए की टीम के आने का कोई फिक्र हो। तो जाहिर है कि ये सवाल उठता है कि जो शख्स फरार है, एनआईए की टीम वहां पहुंच जाती है और वो आराम से घूमता रहता है चारों तरफ। प्रकाश, एक बार अपने दर्शकों को जरा शमीम अख्तर क्या कह रहा है वो भी सुनवाना जरूरी है, वो सुनिए आप। आज सुबह हमारे घर पे एनआईए की टीम करीब लगभग सुबह 6 बजे आई और वो सर्च वारंट लेकर आई। हमारे घर की तलाशी ली, करीब 3 घंटे तक तलाशी चला और उसके बाद वो चले गए। घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। कुछ पर्चा था, हैंडबिल था, बुकलेट थे। जाहिर सी बात है, हम लोग सोशल हैं, हम लोग जो है पॉलिटिकल हैं, तो घर में पर्चा हैंडबिल्स होंगे, वो लेकर गए हैं और बाद में जो है फिर वो उसको सीजर रिपोर्ट देकर वो चले गए। आपके भाई को भी पूछताछ के लिए ले गए? पूछताछ के लिए लेकर नहीं गई थी। उन्होंने कहा था कि वो हमारे पास सिस्टम नहीं है अभी, तो थाने में जा करके हम आपको सीजर रिपोर्ट पेश कर देते हैं। तो उन्होंने सीजर रिपोर्ट वहाँ पे बनाया और 2 विटनेस के गवाह के साथ सिग्नेचर किया और दे दिया। कितने देर के लिए वहाँ पे आपको रखा गया था, भाई को? भाई को 1 घंटा तकरीबन। क्या आप उस वक्त घर पे मौजूद थे? उस वक्त मैं घर पर नहीं था। अच्छा। मैं एक्चुअली घर पे था ही नहीं, ठीक है। तो मुझे ये घटना के बारे में जानकारी मिली तो मैं आज ही पहुंचा हूँ। जो आप पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इल्ज़ाम तो देखिए लगते रहते हैं, ये सिद्ध करना बड़ी बात है। इल्ज़ाम बड़े बड़े हैं और ये इल्ज़ाम जो है कोर्ट में हम लोग चैलेंज करेंगे। कोर्ट में हम लोग इसको जो है ज़रूर लीगली वे में जाएंगे। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। एक बार फिर से प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, हमने अपने दर्शकों को शमीम अख्तर को सुनवाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि शमीम अख्तर को वो हमारे कैमरे पर आ रहा है, हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं, एनआईए से वो कितना दूर? हालांकि वो दावा कर रहा है कि वो मासूम है। देखिए वो खुली चुनौती दे रहा है शोभना। देखिए वो खुली चुनौती दे रहा है एनआईए को, बिहार पुलिस को, कि क्या कर सकते हो मेरे खिलाफ। 57 दिन बाद एनआईए की टीम वहां पहुंचती है और वो बेखौफ होकर वहां के आसपास घूमता रहता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है। तो जाहिर है कि एनआईए के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष है नुपुर शर्मा के मामले में यह शख्स काफी ज्यादा उस समय में चर्चा में आया था जब इसने प्रदर्शन किया था और यहीं से वो चुनाव भी लड़ चुका है। तो इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मंसूबे हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो उनको इस इलाके में जो भी वहां के आसपास के लोग हैं, जो भी समर्थक हैं, उनको पनाह दे रहे हैं। और अब एनआईए को देखना होगा कि कैसे एक शख्स वहां से, एनआईए की टीम नालंदा से निकली भी नहीं है कि वहीं पर तुरंत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह वो बात कर रहा है, कैमरे पर बात कर रहा है, खुलकर सामने आ रहा है और एनआईए की टीम खाली हाथ चली जाती है। तो फुलवारी शरीफ जो टेरर है, जो मामला है, इसको मॉड्यूल जो है, उस मॉड्यूल में 3रे नंबर का ये आरोपी है और एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष भी है। लेकिन आरोपी होने के बावजूद एनआईए की टीम खोजती रहती है और वो खुलेआम इस तरह से कैमरे के सामने आकर वो बात करता है। तो जाहिर है कि चुनौती बड़ी है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।